गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 19 ऑफ जुलाई का हम हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है वो बताने वाला हूँ। आज से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन। मैंने आपको बताया कि सेशन कैसे कैसे होते हैं, उसमें मतलब कि एडजर्नलमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन मैंने एक दिन पूरा एक्सप्लेन किया था 2-3 दिन पहले। अगर आपको देखना है किस वाली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया करिए वीडियो की और देखा करिए, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी टॉपिक मैं वहाँ पर करता हूँ। अगर नोट्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको ये सर्च करना होगा ग्रुप में जाके, ये टेलीग्राम में जाके @UPSC/हिंदू करके सर्च करना होगा और आपको पीडीएफ हिंदू हाईलाइट की पीडीएफ हो या फिर नोट्स की पीडीएफ हो, वहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल सकती है। तो मानसून सेशन स्टार्ट हो गया, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मानसून सेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 1 साल में विदिन 6 मंथ के अंदर कोई भी ना कोई सेशन होना चाहिए। पर हमारे जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें 3 सेशंस होते हैं। एक बजट होता है, एक मानसून होता है और एक आपका विंटर सेशन होता है। तो ऐसे सेशन है, जो भी सेशन में बिल पास होंगे उसके बारे में डेली बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है वो आते हैं मिड डे मील से रिलेटेड। अब मिड डे मील योजना थी, इसके साथ साथ क्या होता था, आपको एजुकेशन तो मिलती थी, उसके साथ साथ आपको हेल्थ, जो आपकी माल न्यूट्रिशन है, पोषण चीज़ें जो हैं वो आपको भी मिलती थी। पर कहीं ये देखा गया है कि जो इस मिड डे मील की वजह से कि जो गर्ल्स थी या फिर मदर्स थी, चिल्ड्रन थे, उनमें जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम थी, स्टंटिंग मतलब कि उम्र के हिसाब से आपकी हाइट छोटा रहना, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होती जा रही थी। मदर लंच भी बच्चे खा के आते थे, पोषण भी मिलता था। अब लॉकडाउन की वजह से वो प्रॉब्लम दोबारा फेस करने के बच्चों को मिल रही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, गर्ल हु एक्सेस द फ्री लंच प्रोवाइड द गवर्नमेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन, तो उनकी उसकी हाइट जो एज के हिसाब से थी वो कहीं ना कहीं स्टंटिंग कम करने में मिड डे मील स्कीम में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा था। तो स्टंटिंग का सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। और इम्प्लीमेंट ये स्टंटिंग वॉज सिग्निफिकेंट लोअर इन द एरिया वेयर द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2005। जब 2005 में ये लागू की गई थी तो वहीं कहीं ना कहीं एरिया में स्टंटिंग की प्रॉब्लम कम होती दिखाई दे रही थी। मोर देन 1 in the 3 इंडियन जो चिल्ड्रन है उनमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि 3 बच्चों में से 1 बच्चे के अंदर स्टंटिंग की प्रॉब्लम है कि उनकी हाइट छोटी रह जाती है, कहते हैं वो नहीं रह जाता है उम्र के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ है कि अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, खाना ढंग से नहीं मिल पाता, कम से कम यहाँ पे पोषण मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था, उसके साथ साथ एजुकेशन भी मिल रही थी हेल्थ के साथ साथ। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें है। गर्ल एंड यंगर जो वुमेन है बिकम ए मदर, मतलब कि एक प्रॉब्लम क्यों होती है स्टंटिंग की, माल न्यूट्रिशन की, कहीं ना कहीं इसलिए होती है कि जो वुमेन होती है ना, जल्दी उनकी शादी हो जाती है, वो जल्दी से मदर बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। तो यही है, एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जा रही थी। अब एजुकेटेड महिला सोचती है, एक फैमिली प्लानिंग होती है, एजुकेशन बहुत चीज़ को फ़ायदा देते हैं। देखो एजुकेशन है तो महिला की फैमिली प्लानिंग भी अच्छी रहेगी, तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी अच्छा रहेगा उस एरिया का। और जब टोटल फर्टिलिटी रेट अच्छा है तो वुमेन भी एक अपनी एजुकेटेड वुमेन होगी, चीज़ों में प्लानिंग भी कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है एजुकेशन से। इंटरनेशनल फूड रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसने क्या बोला, इट फाउंड दैट कि मिड डे मील स्कीम was associated with 13 to 32% ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हाइट। देखो हाइट इंप्रूव हुई है 2000 से 2016 के बीच में, यानी कि 10 साल के बीच में कहीं ना कहीं हाइट को इम्प्रूवमेंट मिली है। जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो ये बोला गया एक लीकेज है बिटवीन द मिड डे मील एंड द लोअर स्टंटिंग। ये खास स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको और भी बताऊं, स्टंटिंग हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, वेस्टिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्कीम होती है। तो इससे क्या होता है कि मैन एजुकेशन, फर्टिलिटी, द यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 1995 टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल विद ए फ्री कुक्ड मील विद मिनिमम एनर्जी कंटेंट 450 कैलोरी। तो उसके बीच में खाना मिलना चाहिए। इस स्कीम के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं अपने से पढ़ाऊँगा। इसका ही कंटिन्यूशन पेज नंबर 8 पर है, तो पेज नंबर 8 भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि ओनली 6% ऑफ वुमेन एज 6 to 10 बेनिफिट इस स्कीम का मिलता है। इसमें ये भी बताया गया 2011 में एक्सपेंशन किया गया, इसमें बजट बढ़ाया गया। स्टेट जो इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू बी हैड ग्रोन 46%। तो बहुत सारी चीज़ इसमें अच्छी गई। फिर IFR जो IFPRI है उसकी रिसर्च उसने किया, उसने पाया कि मतलब जो चीज़ें हैं कि इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंड करना चाहिए, स्कीम को और भी बढ़ाना चाहिए, स्कूलों में लाना चाहिए, इंटर जनरेशन चीज़ें करनी चाहिए। तो गर्ल इन द फिनिशिंग स्कूल गेट मतलब कि मैरिड हैविंग चिल्ड्रन ऑल द फ्यू ईयर्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि वुमेन की एजुकेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। मैंने पूरा आपको बता ही दिया। अगर एजुकेटेड नहीं हुई कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखेगा उसकी मतलब डेली लाइफ पर एक वुमेन की। तो एजुकेशन इज़ बहुत नेसेसरी थिंग होती है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मिड डे मील
स्कीम के बारे में और पोषण अभियान के बारे में अपने नोट से बताने वाला हूँ। जो मिड डे मील जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, आपको याद रखना है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की या मिनिस्ट्री ऑफ किसी की नहीं, ये एजुकेशन की मिनिस्ट्री की है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल स्पॉन्सर करता है, पूरी सेंट्रल सेक्टर नहीं है। इसकी डेफिनेशन आपको देखनी है, सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर, कोर ऑफ द कोर्स, कोर ऑफ द कोर, कोर ऑफ द स्कीम, इन सबको आपको डिफरेंशिएशन देखनी है। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है और सबसे पहली जो वीडियो है जिसमें डिफरेंस है वो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। 5-10 मिनट की वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मतलब होता है। इसको 995 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। बिल्कुल होगा भाई, हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हर जगह हम ये तो लिखते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपका आयुष्मान मेडिकल सर्विसेज, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है उसकी वजह से। एम क्या करते हैं? टू अटेंड द गोल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। इनका मतलब क्या है कि खाने के लालच में बच्चे पढ़ने आएंगे, एटलीस्ट एनरोलमेंट बढ़ेगा स्कूल का, उसके चक्कर में उनका हेल्थ भी अच्छी कर दो और उन्हें कुक्ड मील फीड इसमें मिलता है। एज ग्रुप 6 to 14 साल के बच्चों के लिए और क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए आपको याद रखना है। ये एड्रेस करता है जो हंगर हो, माल न्यूट्रिशन हो, इंक्रीज इनरोलमेंट हो, स्कूल का अटेंडेंस बढ़ जाए, इंप्रूव हो, उसकी सोशलाइजेशन अमंग द कास्ट ना हो, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ग्रास रूट लेवल पे वुमेन्स को। वो कैसे खाना बनाने के लिए वुमेन्स चाहिए ना, स्कूल में अपॉइंट किया जाता है तो वो भी मिलता है। अब जिसमें क्वालिटी फूड कैसे रखना है, वो एग्री मार्क क्वालिटी का आइटम्स इसमें रखने हैं। जो एग्री मार्क क्वालिटी होती है उसके आइटम इसमें रखने हैं। फिर फूड सिक्योरिटी, इफ़ द मिड डे मील इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन ए स्कूल, अगर मिड डे मील नहीं प्रोवाइड की जा रही इन स्कूल के ऑफ एनी स्कूल डे ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, अगर फूड ही नहीं है, इसकी नहीं दी जा रही, कोई अदर रीज़न हो उसके अलावा, तो स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी अलाउंसेज बाय द 50th ऑफ द सक्सेस मंथ। अगर ये स्कीम नहीं मिली है, किसी को नहीं मिल रही है, तो 15 दिन बाद जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सिक्योरिटी अलाउंस देगी, फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी उस मंथ में। तो ये आपको याद रखना है। अब रेगुलेशन कैसे है इसका? जो स्टेट की स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी होती है SSMC, ये कवर करती है, ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का, कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करना है। बहुत सारी चीज़ों को यही देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे रखता है, मेंटेन कैसे करनी है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड क्या रखना है, सब ये देखती है। अब इसमें कुछ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड भी हैं। कुक मील मिलेगा आपको, 450 कैलोरी मिलेंगी छोट और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 450 ये पूछा गया क्वेश्चन है, और 12 ग्राम आपका प्रोटीन मिलेगा। और जो बड़े बच्चे हैं अपर प्राइमरी लेवल के हैं, 6ठी से 8वीं तक के, उनको 700 कैलोरी मिलेंगी और 20 ग्राम उनको प्रोटीन दिया जाएगा, वो फूड की फॉर्म में दिया जाएगा। कवरेज क्या है? ऑल द जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, मदरसा हो, आपके मकतबाक्स हों, और कोई भी स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है, उन सबको ये स्कीम मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा। ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एज स्कूल ओनली, ऐसे लिख देगा, नहीं मदरसा भी है, मकतब भी है, और जो भी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आते हैं वो सारे। अब इशू क्या है? इशू वही सबसे बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, करप्शन। करप्शन बहुत बड़ा इशू अपने आप में हर जगह मिलेगा। कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा, जो बड़ी कास्ट के बच्चे हैं इन द सेंस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको अलग बैठाया जाता है, छोटी कास्ट के उनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है, नीचे बैठा दिया जाता है खाना खाने के लिए, वो भी एक है। कोविड-19 आया, कोविड-19 में बच्चों सीरियस थ्रेट क्यों है? एक तो स्कूल नहीं खुल रहे, स्कूल नहीं खुले तो स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी है, तो ये सारे एक प्रॉब्लम है कि दोबारा से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कि मीनिंग्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री हैव रिजर्व कोर्स रिकॉर्डेड वर्सन लेवल ऑफ द चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। फिर भी इस स्कीम के बाद भी देखा कहीं जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फिर भी है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम फिर भी है, वेस्टिंग की प्रॉब्लम फिर भी है। अब ग्लोबल न्यूट्रिशन जो रिपोर्ट आती है 2020, वो क्या बोलती है? एज पर द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 इंडिया की 88 पोजीशन है। 2025 पे कम जाके मतलब कहीं कंट्री है लाइकली टू बी मिस, जो हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट थे वो कहीं ना कहीं 2025 तक फुलफिल करने थे, हम नहीं कर पाएंगे, मिस कर जाएंगे। फिर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है GHI 2020, इंडिया की रैंकिंग 94 है 107 कंट्री में। तो देख लो आप लास्ट के कहीं ना कहीं लास्ट के टॉप 15 में तो आप खड़े ही हो। तो एक ये भी चीज़ है, उसके बाद भी इतनी बड़ी स्कीम होने के बाद भी तो इंडिया एक सीरियस लेवल की कंडीशन में आता है। तो ये हो गया, आपको सब चीज़ बता दी मैंने आपको इस स्कीम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? इसमें 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टंटिंग, दूसरा आ जाता है वेस्टिंग, और तीसरा आता है माल न्यूट्रिशन। इसमें नहीं मिलेगा माल न्यूट्रिशन, मेंशन आप कर लेना। इन 3 चीज़ों को 2% हर साल पर ईयर
इनको कम करना है, 2022 तक घटा के हमें अपने टारगेट को अचीव करना है 2%। इसमें एक चीज़ और है, इसमें अनीमिया और है, अनीमिया को 3% करना है, हर साल कम करना है। तो ये 4 चीज़ थी इसमें, इसलिए पोषण अभियान चलाया गया था, ये कि इम्प्रूव द न्यूट्रिशन हो जाए, अच्छा हो जाए बच्चों के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मतलब दूध जो पिलाती है माँ, उसका सब चीज़ अच्छा हो जाए। 2018 में इसको लॉन्च किया गया, 2022 तक, यानी कि आप हिसाब लगाओगे तो ये कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। तो 4 जा मतलब 4 2 जा 8 हो गए, तो 8% कम करना था। एक टारगेट हमने फिक्स किया था स्टंटिंग वेस्टिंग का 2% पर ईयर, तो 2022 तक 6% कम कर पाएँ, ऐसा कुछ टारगेट था अमंग द चिल्ड्रन। अनीमिया को 3% कम करना था, यानी कि 9 तक पहुँचाना था ख़त्म करके। जो एडोलेसेंट गर्ल में होता है, छोटे छोटे बच्चों में अनीमिया प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, तो इसको हमें कम करना था। जो हमारे टारगेट थे हम कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। ब्रिंग डाउन द स्टंटिंग जो है, क्यों, बहुत कारण हो गया ना, अब पेंडेमिक आ गया, इसकी वजह से मिस कर जाएंगे, स्कूल्स बंद पड़े हैं उसकी वजह से मिस करवाएंगे। जो सारा हेल्थ केयर सेक्टर है कहीं ना कहीं मूव कर गया है किधर के साइड, कोविड को संभालने के चक्कर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर एक छोटी सी आर्टिकल बता दूँ, अरुणाचल टोल्ड टू सेट अप द चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कोई उनके साथ रेप हो जाता है या कोई भी विक्टिम्स होते हैं, माइनर जो रेप के विक्टिम होते हैं, कुछ भी हो, उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि एक उन्हें नॉर्मल कोर्ट में लेके आओगे तो वो हेजिटेशन होता है, तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली कॉरिडोर होनी चाहिए। तो एक पॉइंट, अगर कभी कभी आप पॉस्को के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किसी भी माइनर के ऊपर या सेक्सुअलिटी के ऊपर बातें चीज़ लिख रहे हैं, तो एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अरुणाचल टोल्ड टू सेट अप चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। ये हर जगह कोर्ट होनी चाहिए, जैसे फैमिली कोर्ट होती है फैमिली के डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, ऐसे चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट भी होनी चाहिए। तो ये हमारी न्यूज़ इससे रिलेटेड है। फिर मैं आपको इसी से बता देता हूँ, चलो उस पर हिंदू में चलते हैं पहले, उससे अच्छा समझ में आएगा आप लोगों की। तो ये वाली सारी न्यूज़ इससे थी। अब ट्रांसजेंडर पर्सन बिड ए ब्रेक इन न्यू ग्राउंड, मतलब कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, सब इंस्पेक्टर उड़ीसा गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर ने। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में इक्वलिटी आ रही है, जब से आर्टिकल आपका सेक्शन 377 को ख़त्म किया, डिस्क्रिमिनेट उसे डिक्रिमिनलाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में वो भी बराबर एक समानता देखी जा रही है। आगे चलते हैं, आगे की न्यूज़ जो आती है रिलेटेड टू, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि केरला में कीपिंग द वॉचिंग द रिजर्वायर, मतलब एक हैवी रेन है। इसमें कुछ नहीं है, साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आता है, कैसे वो सदर्न ऑस्किलेशन बनाता है, क्या क्या इफेक्ट होता है अल नीनो का, ला नीनो का, उसके ऊपर कैसे वो ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक पेरू के बीच में ला नीनो अल नीनो क्या अंतर होता है, कि अल नीनो क्या होता है कि इधर गर्मी हो जाती है तो सारा इधर मानसून चला जाता है, हमारे मानसून के लिए अच्छा नहीं रहता। ला नीनो हमारे नॉर्मल मानसून के लिए अच्छा रहता है। तो कैसे वो डार्विन पॉइंट, जो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन पॉइंट है, उसके बीच में कैसे मूव करता है, फिर इधर के सदर्न ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव करता है, फिर नॉर्थ साउथ वेस्टर्न मानसून क्या होता है, फिर रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। रिट्रीटिंग मतलब वापस आना उधर से मानसून को लौट के, मतलब ऊपर से, तो रिट्रीटिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, कम से कम 10 से 15 मिनट लेगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ जाऊँगा, एक लंबा है, पर मैंने आपको बता दिया साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है, टॉलरेंट इंडिया कैन बी ए वेजिटेरियन। ये कुछ नहीं है, एक सर्वे आया था, एक आपने सर्वे पढ़ा होगा, जो आपका सर्वे निकाला था आपका ये द पाई रिसर्च सेंटर ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये बताया गया था कि डिफरेंट जो धर्म है, रिलीजन्स है, वो डिफरेंट धर्म के बारे में क्या क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सब सर्वे में यही बताया गया था। क्योंकि ये क्या लिखा है कि 85% जो हिंदूज़ हैं वो क्या रेस्पेक्ट करते हैं सभी रिलीजन की, ऐसा बोला गया। 64% जो हिंदूज़ हैं वो थिंक करते हैं, जो हिंदू हैं वो ट्रूली इंडियन कौन से हिंदू हो सकते हैं, जो हिंदी बोले ट्रूली इंडियन वो माने जाएंगे, जिनके पास हिंदुत्व की बात करते हैं वो ट्रूली इंडियन कहा जाता है। ऐसे 80% मतलब कि 64% हिंदू ऐसा सोचते हैं। द लास्ट 2 ईयर जो लोकसभा के इलेक्शन थे, नॉट ए सिंगल मुस्लिम हैज़ बीन इलेक्टेड ऑन द भारतीय जनता पार्टी टिकट। ऐसा देखो ये पॉलिटिकल वाइज है, पर आप कहीं लिख सकते हैं मेंशन के लिए। सर्वे कराया तो मतलब 80% जो है मतलब कि ऑलमोस्ट द सेम पोर्शन पे है, मतलब कि जो इनकी जो अक्रॉस जो ऑल रिलीजन रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब अदर रिलीजन की, ऐसा है। 91% जो है वो फ्री है प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे सर्वे कराया तो 91% लोगों ने ऐसा बोला कि हम अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं, हमारे पर कोई बर्डन नहीं है। 77 जो मुस्लिम जो बिलीव करते हैं कि हिंदू का जो कर्मा बोलते हैं ना, कर्म ही धर्म है, उस पर बिलीव करते हैं कि हाँ वो एक करेक्ट मेजर है कि कर्म ही होना चाहिए, तो ये बिलीव करते हैं। बट व्हेन इट कम द इंटर रिलीजियस मैरिज करनी हो, फ्रेंडशिप करनी हो, नेबर करनी हो, दे मार्क द टेंडेंसी कीप द कम्युनिटी सेपरेट। उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं उस चीज़ों में। तो 60% जो हिंदूज़ हैं और 80% मुस्लिम बिलीव
इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द वुमेन ऑफ देयर कम्युनिटी फ्रॉम द मैरिज आउटसाइडर। ये देखो, किसी और धर्म में शादी करने से 67% हिंदू और 80% मुस्लिम बिलीव करते हैं। ये 86% जो हिंदू हैव क्लोज फ्रेंड विद ए, मेनली जो दूसरे रिलीजन के दोस्त हैं 86% हिंदू उसके दोस्त हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बस यही है। इन्होंने एक सोच बताई है, देखो मैंने इसमें सोच क्या बताई है, ये पूरा एक नॉर्थ इंडिया का इन्होंने मैप बताया और एक पूरा साउथ इंडिया से इन्होंने कनेक्ट किया है। आप इसे डायरेक्टली पढ़ लेना, इसमें यही बताया गया। और साउथ इंडिया वाले लोग क्या बोलते हैं, वो अपनी धर्म नहीं, वो ट्रूली इंडियन उसे मानते हैं, वो धर्म से अलग है उनका कॉन्टेक्ट, वो सबको इक्वल मानते हैं और हर हिंदुस्तानी को वो हिंदुस्तानी मानते हैं। तो वहाँ पे जो कम्युनल चीज़ें हैं वो कम है इन कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसमें बताया, सुपरिटी द आउन रिलीजन हैव द फ्रेंड इन नेबर फ्रॉम द आउन रिलीजन प्रिवेंटिंग द इंटर रिलीजन, जो चीज़ मैरिज होती हैं। तो साउथ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से अलग है, वो चीज़ अलग सोचते हैं। साउथ इंडिया की डिफरेंट थिंकिंग है, वो बोलते हैं कि सब इक्वल्स है, उनकी ऐसी थिंकिंग है। वो बोलते हैं कि इनहेंस करता है विलिंग टू ब्रेक द डिफरेंट जो पैरामीटर है बोथ हिंदू एंड मुस्लिम इन द साउथ, शोइंग द वाइडिंग री इन्फोर्सिंग इफेक्ट इंक्रीज द म्यूचुअल इंटरेक्शन। वो ज़्यादा इस पर बिलीव करते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन से। द कल्चर इफेक्टिव द पॉलिटिक्स, हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है ना, मच लेस साउथ इंडिया में कम है ये सब चीज़ें कि हाँ ठीक है कि हिंदू तक वहाँ पे कम है, हिंदू नेशनलिज्म है वो कम है इन कंपेयर टू इंडियन, वो इंडियन बोलना पसंद करता है। तो यही धारणा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो सारी इसमें यही बताया गया पूरे आर्टिकल में। लिविंग द पास्ट बिहाइंड, ये अफगानिस्तान के ऊपर बात है। एक ही इशू चल रहा है, 4 दिन से बोर हो गया हूँ पढ़ते पढ़ते, घुमा फिरा के वही बात करेंगे कि SCO की मीटिंग है, सारे देश को, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसके अंदर देश हैं और भी देश हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बहुत सारे देश हैं। इन सब देश को साथ आना चाहिए क्योंकि इन सब कहीं ना कहीं देश ये बाउंड्री टच करते हैं अफगानिस्तान से, बात करनी चाहिए। इनकी जो अलकायदा ये सारे हैं, सारी बात घुमा फिरा के वही चल रही है एक हफ्ते से। ऑफ ट्रैफिकिंग इन द पर्सन, एक बिल आने वाला है ट्रैफिकिंग के ऊपर, मतलब ट्रैफिकिंग चेंज कर दी जाएगी। कल मैंने इसके बारे में पूरा बताया था आपको, ट्रैफिकिंग क्या है, इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं, इंडिया में कैसे होता है, तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। फिर इसमें ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं बिल के अंदर क्या कि और भी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ट्रैफिकिंग जो मैटर है कहीं ना कहीं स्टेट का है, सेंट्रल अपने हाथ में लेना चाहता है क्योंकि NIA का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो NIA को उसमें क्या बनाएगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो ये रहा, तो पर NIA जो सेंट्रल की है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग जो आता है क्राइम है जो स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का अटैक हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं फेडरलिज्म का अटैक हो रहा है। और विक्टिम है कि डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर की, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। स्मैकिंग ऑफ द रिफ्यूजल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि सेक्सुअल जो चीज़ें हैं, मतलब कि सेक्सुअल, क्योंकि ट्रैफिकिंग मोस्टली वुमेन, 80% जो उसके शिकार होती हैं वुमेन होती हैं। और वुमेन को कहाँ अप्लाई किया जाता है, वो सेक्सुअलिटी के लिए या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, या फिर पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। कि पोर्नोग्राफी की भी कोई डेफिनेशन आपने नहीं बताई है इसके अंदर, वो क्या होगी, तो कुछ खामियां हैं बिल के अंदर, जब आ जाएगा उसके बाद देखेंगे। पर मैंने आपको ट्रैफिकिंग के बारे में पूरा कल बताया, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। कैलकुलेटिंग द बेनिफिट ऑफ द लॉकडाउन, देखो ये कुछ नहीं है, सारी चीज़ आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम हुई लॉकडाउन से, क्या क्या हुआ। बच्चों की एजुकेशन गई, स्टूडेंट्स एजुकेशंस, माइग्रेशन लेबर का खाना गया, खाने के साथ में न्यूट्रिशन गया, न्यूट्रिशन के साथ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बढ़ने लगी, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से, मतलब आप बोल सकते हो कि देखा गया, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन देखी गई। और इकोनॉमिक कंडीशन तो आपको पता ही है कि माइनस में चल रही है, उसकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आप खुद लिख सकते हो, आप क्या करेंगे, ब्रेन बूस्टिंग, ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, आपने कोई चीज़ देखी, आपने पढ़ा कैलकुलेटिंग द बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन, ये बेनिफिट उस हिसाब से नेगेटिव वे में बोल रहा है, तो ठीक है, आप सोचा करो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस चीज़ के, कोविड के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, लॉकडाउन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, अपने दिमाग से सोचा करो। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई काम करना चाहिए ऐसे उस प्रोफेशनल में आपको ढाल लेना चाहिए। जैसे मैं सोचूंगा डॉक्टर्स के बारे में सोचना है, तो मैं एज ए डॉक्टर सोचूंगा अपने आप को कि मेरे पास पेशेंट आएगा, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है, तो उस वे से आपको चीज़ों को सोचना चाहिए उस चीज़ों से। तो वही सारी इसमें बात करेंगे। प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है कि जो आपका है एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, इस अमाउंट ऑफ द, मतलब कि एक तरह से मॉनेटरी प्राइस इन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, कैसे आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए था, ठीक है। इतनी ह्यूमन लाइफ जितनी आपने, मतलब वैसे नहीं मरते लोग, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर कैपिटा इनकम लोगों की GDP कम हो गई है,
ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रियों में, इंडिया में बहुत जगह। फिर ये कि चिल्ड्रन इज़ हेल्ड बैक फ्रॉम द स्कूल। आप खुद सोचो ना, ये चीज़ें बताने की नहीं होती। आप 1 साल से कंटिन्यूस पेंडेमिक लॉकडाउन पढ़ रहे हो। अगर सड़क पर रिक्शा वाले से पूछोगे वो भी आपको 4 चीज़ बता देगा। क्यों? वो फ्री माइंडेड सोचता है। आप क्या सोचते हैं? यूपीएससी में लिखना है कि आपको माइंड पहले जनरेट करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले पेन लेके बैठोगे, ये लेके बैठोगे, फ्री माइंडेड चीज़ों को किया करो, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ होंगी। क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ होती है, आप नहीं रट सकते इसे, बस एक समझ बनानी है आपको। तो समझ, आप ये बताओ कि 200 कम से कम एक यूपीएससी देने के लिए आप 300-400 न्यूज़पेपर पढ़ के जाओगे। आप खुद सोचो ना कितना याद रखोगे, पर आपको एक समझ होनी चाहिए क्या क्या मुझे लिखना है। बस ये आपको समझ देता है, आपको रटना नहीं है। तो आप खुद सोचा करो पहले उस चीज़ के बारे में। दूसरी जो न्यूज़ आती है, टाइम टू बिल्ड आपके वैल्यूएबल इकनॉमी। अभी टाइम है कि वैल्यूएबल इकनॉमी हमें डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे क्राइसिस नहीं, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। $600 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अच्छा साइन है कि हमारी इकनॉमी कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बारे में पढ़ेंगे, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यही है कि आगे बात करें कैश फ्लो इज द प्रॉब्लम, मतलब ये सब चीज़ हुई हमारा। क्योंकि अभी क्या है, जो 30 साल हो चुके हैं, जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उसे 30 साल हो जाएंगे। तो उसके टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म आए थे। तो उनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इन द सेंस क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसको 30-31 साल होने वाले हैं। तो अब हमें वही सिचुएशन में फंस गए ना। इकनॉमी उस टाइम पे डाउन जा रही थी, अब भी थोड़ी इकनॉमी डाउन जा रही है, पर फॉरेस्ट हमारा रिजर्व बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी से बात करेंगे कि रिटर्निंग द क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे हमने फेस किया था 1950 में, 1970 में फेस किया था, 1991 में फेस किया था, और अब फेस कर रहे हैं। तो उस सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, कैसे हमें डीलिंग करनी है, ठीक है ना। हेल्थ सिस्टम को साथ लेके चलना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम देखी, ओवरफ्लो द हॉस्पिटल वार्ड हो गए पिछले साल, जो प्रॉब्लम देखी, इन सब चीज़ सीख के हमें आगे काम करना चाहिए। सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो ये सारी बात करेंगे। और बेसिक चीज़ क्या पढ़ेंगे, बीओपी, बैलेंस ऑफ प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नोट्स के अंदर से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो उसमें एसेट क्या होता है, गोल्ड होता है, एसडीआर होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट जो आईएमएफ देता है, या फॉरेन करेंसी होती है, विदेशों की जो करेंसी होती है उसके अंदर होती है। और इंडिया का इसमें कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई को कंट्रोल करता है। वाई दे आर इंपॉर्टेंट, आपको खुद पता है ना। आपकी जेब में दूसरे मुल्क का पैसा होगा तो आपकी इकनॉमी मजबूत रहेगी ना। आप मुल्क को वापस देना, उससे अपना पैसा लेना या कुछ और सामान लेना, हार्ड करेंसी आपके पास है। तो यही है कि एक्सचेंज रेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए इन सब चीज़ का होना हमारे पास ज़रूरी है। लिमिट क्या होती है कि एक्सटेंडेड वल्नरेबिलिटी होती है बाय द मेंटेनिंग द फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी। ऑब्जर्व शॉकिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस, शॉक कम हो जाती है क्राइसिस के टाइम पे। तो वैन एक्सिस द मतलब बोरिंग, ये सब चीज़ में चलता रहता है। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ है, पता होगा। वाई आर द फॉरेन जो रिजर्व होता है राइजिंग कि डिस्पाइट इन द स्लो डाउन इन द इकनॉमी। आप खुद सोचो, अभी आपकी इकनॉमी में स्लो डाउन है, उसके बाद भी आपका फॉरेन रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? आपके यहाँ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो लोग आ रहे हैं आपके यहाँ शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी स्लो डाउन चल रहा है इंडिया में। तो विदेशों से आके, विदेशी कंपनी आके, विदेश लोग आके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया में। तो इंडिया में कैसा आ रहा है, शेयरिंग में या फिर एफडीआई की फॉर्म में पैसा आ रहा है। एफडीआई की फॉर्म में इंडिया में पैसा आ रहा है। इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ, क्रूड ऑयल, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के बहुत कम दाम है। तो आपको पैसा जो देना पड़ता है सामान खरीदने के लिए, वो भी कम देना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 40 to 30% जो पैसा आपका जाता है, 40 to 50% जो पैसा जाता है आपका, वो पेट्रोल खरीदने के लिए जाता है, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जाता है। उसके दाम सस्ते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आपको क्या बढ़ेगा, फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ेगा ही। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं कि इतना बहुत इंक्रीज़ हो गया, इतना सारा देखा गया। अब वाई द सिग्निफिकेंस राइजिंग द फॉरेस्ट, फ़ायदा क्या होता है फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व से, किसके बढ़ने से क्या होता है, लॉट ऑफ कंफर्ट आता है टू द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक टू मैनेजिंग द इंडियन एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फाइनेंशियल इशू। जब पैसा होगा आपके पास तो खुद समझ जाओ ना, आपकी जेब में पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हो, आता है। अब पैसा जेब में नहीं है आपके तो क्या कर सकते हो, स्ट्रेस आएगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंफर्ट महसूस करते हो, पैसा आया भाई मेरे पास, ले लेके चलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है कि बिग कुजीन आप देख सकते हो, यानी क्राइसिस एक तो इकोनॉमिक फ्रंट में आपके कुछ है, कवर कर सकते हो, इम्पोर्ट बिल को जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट द डॉलर आप चीज़ें दे सकते हो। रिजर्व जो है प्रोवाइड करता है, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है आपकी जेब में। पैसा होगा तो आप खुद सोचो ना, एक नॉर्मल वे में जाके सोचो, आपकी जेब में पैसा है तो आपको कैसा महसूस होगा, पैसा नहीं है तो कैसा होगा। वाई आर इंडियन फॉरेक्स रिजर्व कैप्ट, कहाँ रखा जाता है? आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड करता है कि ओवर रीचिंग द लीगल फ्रेमवर्क। आरबीआई एक्ट 1934, इसी से आरबीआई बना है। अगर
कब बनाया आरबीआई? आरबीआई बना 1935 में। एक्ट ये था, एक्ट लेके आए। जब एक्ट आता है ना, उसके बाद कुछ चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ प्रिपेयर की जाती है, ऑफिस खोला जाता है। तो कम से कम 1 साल लग गया था इस सब चीज़ करने में। तो प्रॉपर तरीके से 995 से बना था। पर एक्ट पूछेगा तो आरबीआई एक्ट 1934 में ये आएगा। ये कल ही के एक एग्ज़ाम था, एक दोस्त मेरा दे के आया, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया। वो एग्ज़ाम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछ लिया कि आरबीआई कब बना, 1935, 1950, 1955। तो वो 1950 लगा के आया। मैंने कहा 1934 एक्ट से आया, तो वो 1935 में बन गया था आरबीआई। नेशनलाइजेशन बाद में किया गया, जब इंडिया आज़ाद हो गई, जब किया गया उसको। ये सारी चीज़ है। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है कि जितनी पैरामीटर करेंसी इंस्ट्रूमेंट इश्यूर होगा, काउंटर जो भी फेक नोट होंगे, कुछ भी होगा, वो सब आरबीआई संभालेगा। 64% जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इज द हेल्ड इन द सिक्योरिटी लाइक ट्रेजरी बिल्स, जो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है हमारा आरबीआई। ये टर्म आपको मत पढ़ो, क्योंकि ये टर्म सारी फैक्चुअल है, ये हमारे काम की नहीं। बस आपको याद रखना है कि कौन इसको देखता है, आरबीआई देखता है। की टू बी नोटेड, अब ये कुछ नोट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आरबीआई सब संभालता है, और उसके लिए इसके पास लीगल बैकिंग है। कौन से एक्ट से? आरबीआई एक्ट से 1934 एक्ट से उसके बाद लीगल बैकिंग है। अब इसमें होते क्या है, जो फॉरेन रिजर्व उसमें होते क्या है? तो आपके फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, गोल्ड होता है उसके अंदर, एसडीआर होते हैं जो आईएमएफ के होते हैं, एसडीआर, ठीक है ना। रिजर्व पोर्शन भी होता है, रिजर्व पोर्शन होते हैं विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ये भी जो रिजर्व पोर्शन होता है, ये भी किसका होता है? आईएमएफ का होता है। अब फॉरेन करेंसी एसेट तो आपको पता है, विदेशी मुद्रा आपके पास है, विदेशों की जो आई मुद्रा है, करेंसी है, वो आपके पास है। वो जैसे करेंसी आएगी तो आपका पैसा मजबूत होगा, करेंसी जाएगी आपका पैसा डिप्रिसिएशन होगा। तो लिखा है ना, करेंसी अप्रिशिएट रेफर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटेड टू द अनदर करेंसी फॉरेस्ट मार्केट में। करेंसी डिप्रिशिएट मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, आपका पैसा कमज़ोर हो रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर। इफ़ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी, उसके ऊपर डिटरमाइन होता है आपकी देश की करेंसी कैसी है। आप बोलोगे हमारी करेंसी फिर भी थोड़ा इंप्रूव नहीं हो रही, उसके और भी बहुत कारण होते हैं, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, पर हाँ कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करता है। अब एसडीआर क्या होता है? ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। जैसे आपके पास जितने शेयर्स होते हैं ना आईएमएफ के, उसके हिसाब से आपकी वोटिंग परसेंटेज होती है। तो यूएस के सबसे ज़्यादा शेयर है, तो यूएस की सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आईएमएफ के अंदर, तो उसी के हिसाब से वो क्या देता है आपको? स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है। स्पेशल ड्राइंग राइट वो आप क्या देते हो? एक पैसा दे दोगे, वो आपको इस फॉर्म में ये राइट्स दे देगा, ठीक है ना। पैसा दे दिया आपने, तो एक तरह से आपका पैसा उसके पास है, उसके बदले में आपके कूपन टाइप दे दिए उसने, स्पेशल ड्राइंग राइट। कभी भी आपके लाइफ में कभी बीओपी क्राइसिस आएंगे, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास विदेश से माल खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो क्राइसिस आ जाएंगे, तो उन एसडीआर का आप यूज़ कर सकते हैं विदेशों से, आईएमएफ से पैसा लेने के लिए। तो 1969 में सप्लीमेंट टू द मेंबर, जो उसके मेंबर थे उनको ये दिया गया था। ऑफिशियली रिजर्व इसको बोला जाता है। एसडीआर इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए, ठीक है ना, नॉर क्लेम ऑन द आईएमएफ, रेदर इट इज़ द पोटेशनल क्लेम द फ्रीली, मतलब कि यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर। कि एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज, मतलब आप कर सकते हैं अगर आपके सामने क्राइसिस आए। एसडीआर जो कैलकुलेटेड होते हैं, वेटेज होते हैं, बास्केट जो होती है मेजर करेंसी, बड़ी करेंसी जो उसके हिसाब से यूएस डॉलर हो गई, यूरो हो गया, जापानीज़ येन हो गया, चाइनीज़ युआन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, उसके हिसाब से देखा जाता है। इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर और देयर एसडीआर होल्डिंग, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द एसडीआर और एसडीआर आईज इज द इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर, एक वो भी मिलता है। फिर रिजर्व पोर्शन क्या होता है? ये भी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ही होता है। ये रिजर्व ट्रेंच होता है कि पोजीशन होती है, इम्प्लाइज दैट ए पोर्शन टू बी रिक्वायर द कोटा ऑफ द करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है डेट कैन बी यूटिलाइज देयर ऑन पर्पस। ये कुछ नहीं होता, बस आपको नाम याद रखो, रिजर्व ट्रेंच होता है एक तरीके से। बेसिकली इमरजेंसी अकाउंट होता है ये, जब आईएमएफ मेंबर एक्सेस कर जाता है, मतलब कि कंडीशन आ जाती है उसके पेइंग द फी नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाता है, तब आईएमएफ आगे आता है, आपके एक तरीके से इमरजेंसी अकाउंट में आपको लोन देता है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको थोड़ा सा बता दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हो किस चीज़ की, गुड्स की हो गई, सर्विसेज की हो गई, एसेट्स की हो गई, बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री यानी कि इंडियन सिटीजन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आपके सिस्टम चलता है, जो भी आप करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करोगे, जैसे आपने 100 रुपये का कोई सामान भेजा और वहाँ से एक्सपोर्ट किया, वहाँ से 80 रुपये का कोई सामान मंगाया तो 20 रुपये हो गया। तो ये पूरा जो लेखा जोखा लिखा जाएगा ना, कितना भेजा कितना आया, पूरा डाटा, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि आपके पास ज़रूरत है, आपको मंगाना 80 रुपये का है, पर आपके पास पैसे 20 रुपये ही हैं,
तो क्राइसिस हो गया ना, आप मंगाओगे कैसे, 20 रुपये का मंगाओगे, फिर 60 रुपये की ज़रूरत, मतलब 80 रुपये की ज़रूरत है आपको, पर आप 80 रुपये का सामान की ज़रूरत है पर आप 20 रुपये का मंगा रहे हो, तो एक दूसरे क्राइसिस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पूरा एक डाटा होता है, मतलब डाटा मेंटेन करना है कि पूरी कंट्री का लेखा जोखा, बाहर से कितना आया और हमारे यहाँ से बाहर कितना गया, उसको सबको नोट करना है। कुछ भी, या किसी ने विदेश से अपने घर में सैलरी भेजी हो, जो विदेश में काम करता है उसने सैलरी अपने घर में सैलरी भेजी हो बच्चों के लिए, वो सब कुछ नोट होगा जो इंडिया में आया और इंडिया से बाहर गया। तो इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया, गुड्स ट्रेड, ये सब ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, ये सब आया, ठीक है ना। अब करंट अकाउंट में एक इनविजिबल अकाउंट होता है, एक इनविजिबल अकाउंट होता है। विजिबल क्या होता है कि आप सामान आया देख सकते हो, ट्रेड हुआ देख सकते हो, सर्विस आप दे रहे हो देख सकते हो। पर जो पेमेंट आता है ना, पेमेंट जैसे विदेशों में कोई आदमी काम करता है या फिर कोई कंपनी है इसमें काम करता है, उसने अपने घर पैसे भेज दे, वो अकाउंट वो दिखेंगे नहीं, वो अकाउंट में चुपचाप डाल देगा, चुपचाप उसके घर वाले निकाल लेंगे। पर गवर्नमेंट ने तो नोट किया, जब गवर्नमेंट के पास पता लगा बाहर से पैसा आया, गवर्नमेंट ने नोट किया, तो वो इनविजिबल अकाउंट बोलते हैं, इनविजिबल करंट अकाउंट। तो करंट से आपको याद रखना है जो भी पैसा आ रहा है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके बॉन्ड्स आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी आदमी आके इन्वेस्ट करते हैं, आपके यहाँ मनी लेते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। या फिर आपकी गवर्नमेंट लोन ले या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बाहर से लोन ले, वो सब चीज़ इसमें मेंशन की जाती है। तो बीओपी पेमेंट है क्या, मैंने बताया कैपिटल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, कुछ भी आया, आपके पास एक्सटर्नल असिस्टेंस दिए, कॉमर्शियल बोरिंग किया, आपने आईएमएफ से पैसा लिया, एनआर डिपॉजिट, जो एनआरआई ने डिपॉजिट किया, रुपी डेप्ट सर्विस आई, कुछ भी आया, अदर फ्लो, ये सब इसमें आएगा। अब इसमें देखो नेट विजिबल, आपको ट्रेड देख सकते हो ना, विजिबल क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी नहीं देख सकते आप, ट्रेड इन द सर्विस नहीं देख रहे, सॉरी सर्विस भी इनविजिबल में आता है, ठीक है ना। बैंकिंग, शिपिंग, सॉफ्टवेयर जो कंपनी, ये नहीं दिख रहे आप। प्राइवेट ट्रांसफ़र जो करते हैं, जो रेमिटेंस से गिफ्ट भेजते हैं, वो नहीं दिख रहे आपको। ऑफिशियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो नहीं दिख रहा, तो ये सब इनविजिबल अकाउंट में आते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है। अब क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन इफ द कंट्री स्पेंड मोर इट्स रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड, कि ज़्यादा स्पेंड कर देते, ही मस्ट द फाइनेंस द सेम द मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ द बोरिंग बाय द सेलिंग एसेट, सेम विद द कंट्री इज द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। आप खुद सोचो ना, ज़्यादा तो मैं क्या करेगी कंट्री, मतलब क्या करेगी, स्पेंड कर देगी, जितना आने से पहले उसका पैसा आया नहीं विदेश से इतना, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, चीज़ें खरीदे, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा डेफिसिट देखा जाएगा आपके करंट अकाउंट में, यानी कि वो कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट इन विद द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो वही है कि आप खुद सोचो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके साथ कम है और आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, क्रूड ऑयल खरीदना है, बहुत सारी चीज़ खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज कम है तो कहीं ना कहीं देखोगे आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा डेफिसिट में, आप खरीद रहे हो ना, आपने तेल खरीदा, पैसा इतना पास आपके पास है नहीं है, तो क्या दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा ना चीज़ें। अगर आप देखो आपके पास 20 रुपये हैं और आप 80 रुपये का खरीद रहे हो और माइनस करके 60 माइनस में पहुंच गया ना, डेफिसिट में पहुंच गया ना, तो डेफिसिट कहीं ना कहीं शो करेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल रहने चाहिए, कम से कम ज़ीरो रहने चाहिए, कि एक तरह से दिखे कि ज़ीरो है, कि ना हमने इतना खर्च किया, जितना आया हमने उतना किया, डेफिसिट नहीं रहने चाहिए। हो सके तो उसे मतलब कि प्रॉफिट में ही रखो। तो ये कुछ है, देखो ऐसे लिया जाता है कि -30 है हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस, और जो हमारा रेमिटेंसेस है ना वो कहीं ना कहीं प्लस में है। देखो ये रहा, प्राइवेट ट्रांसफ़र प्लस में है, फिर नेट फैक्टर प्लस में है, जो इनविजिबल नेट है वो कहीं ना कहीं हमारा प्लस में है। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो हम पता ही, एक्सपोर्ट तो कम करते ही हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो माइनस में है। उसके बाद हमारा ये पॉजिटिव में है, इनविजिबल जो नेट होता है ये कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव में आता है। तो हमारे जो विदेशों में सबसे ज़्यादा हमारे आदमी रहते हैं, इंडियन सिटीजन रहते हैं जो घर में पैसा भेजते हैं, वो प्लस में रहता है। तो और भी हमारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्लस में रहते हैं। तो ओवरऑल चीज़ को निकाल के हम कर लेते हैं। तो रिज़र्व हमारा अभी भी कम से कम, अभी क्या चल रहा है, माइनस, ये सब चीज़ें देख के बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे चल रहा है, सब चीज़ें काउंट करके, ये सब चीज़ें देख दाख के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया। हाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेटेड, भाई कैलकुलेटेड तो ऐसे ही किया जाता है, सारा जितना है आया जितना गया सबको करके माइनस प्लस कुछ, फिर आपका क्या होता है, परफेक्ट नहीं बैठता है आपका। परफेक्ट क्या कहता है, कुछ एरर रह जाता है, यानी पैसा या आपके पास फालतू रह जाए या आपने फालतू भेज दो, पर आप उसका हिसाब नहीं लगा पाते, कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है ना, तो उसे एरर एंड ओमिशन बोला जाता है। यानी कि 3% का कोई एरर आ रहा है तो उसे माइनस प्लस करके ख़त्म कर दो, एरर को ख़त्म कर दो, तो उसे एरर और ओमिशन बोलते हैं, और नीचे आके प्रॉफिट डाटा निकाल दिया जाता है। अब ये बोल रहे हैं बीओपी डेफिसिट और सरप्लस, द डिक्रीज, ये तो खुद सोचो ना आप,
द डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व कॉल द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर डिक्रीज होगा आपका ऑफिशियल रिजर्व, आपका रिजर्व कम हो रहा है तो आप खुद बताना, पैसा आपकी जेब में कम हो रहा है तो डेफिसिट में जाएगा। अगर पैसा आपकी जेब में सरप्लस हो रहा है, आपका ऑफिशियल जो चीज़ है, तो आपका किस में जाएगा, रिजर्व जो आपका यूज़ है बढ़ रहा है वो, तो किस में कंसिडर किया जाएगा, ये चीज़ें हैं। बीओपी क्राइसिस में आपको बता ही चुका हूँ, कंट्री का पैसा नहीं रहता बाहर से खरीदने के लिए। फिर आपके ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एकोमोडेशन जो ट्रांजेक्शन होती हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो ऑटोनोमस होती हैं व्हेन द ट्रांजेक्शन आर मेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ऑफ द बीओपी फॉर इंटेंस ड्यू टू द प्रॉफिट मोटिव से चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। अबव द लाइन मतलब कि एक तरह से अबव द लाइन ऑफ द आइटम, बीओपी में जो चीज़ें आपको मतलब ठीक है प्रॉफिट वे में चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सेट सरप्लस, ठीक है ना, एक सरप्लस है, बीबी सरप्लस और डेफिसिट इन द ऑटोनोमस रिसिप्ट ग्रेट लेसर देन द ऑटोनोमस रिसिप्ट। आपको ये याद रखना है बस, ऑटोनोमस पेमेंट। इतने में मत जाओ, ये भी नहीं पूछेगा। ये पता किसके लिए पूछते हैं, ये सीए का एग्जाम देंगे ना, या फिर इकोनॉमी का या आरबीआई का एग्जाम होता है ग्रेड बी का, उनके लिए ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर फिगर बताई है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछेगा कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से हैं उसमें, 1 2, इसमें एक ये डाल देगा, इनविजिबल अकाउंट का डाल देगा, तो पूछेगा 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव है कैपिटल अकाउंट के या नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन कई एग्जाम में यूपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब नीचे जो आती है वो आती है एरर और ओमिशन। क्या होता है कि मतलब आप थर्ड जो एलिमेंट होता है बीओपी का, उसमें मतलब कि बैलेंस आइटम क्या है कि रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं वो, मतलब रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, मतलब आपको शो नहीं होता है। जैसे आपने कोई सामान खरीदने गए बाजार में, आपको 100 रुपये घर से मिले, आप 80 रुपये का सामान लेके आए, फिर भी आपके पास 20 रुपये बचने चाहिए, पर आपकी जेब में 25 रुपये बच रहे हैं, 5 रुपये फालतू है, या फिर आपके 15 रुपये बच रहे हैं, 5 रुपये कम है, तो आप क्या सोचोगे यार, पैसे गए तो गए कहाँ, आए तो आए कहाँ, सोच में रहोगे ना। पूरा डाटा आप जो आपका रिकॉर्ड है ख़राब कर लोगे। तो ये क्या करते हैं, अगर माइनस गए तो ठीक है, पता नहीं कहाँ गए तो माइनस करते हैं, पूरा नीचे डाटा निकाल देते हैं टोटल, अगर प्लस में रहे तो उसको प्लस में करके तो नीचे टोटल निकाल देते हैं। तो ऐसे करके एडजस्ट करते हैं, बीच में नहीं फंसते। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो मैंने आपको बता दें, बीओपी ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, ट्रांसफ़र पेमेंट, फॉरेन एक्सटर्नल, ये वो सब चीज़ें हैं। ये करंट अकाउंट की है, कैपिटल अकाउंट की है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि, और द ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, पार्ट ऑफ, ये पार्ट है, यानी कि बीओपी के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या काउंट होगा, ये पोर्शन, बस ट्रेड इन गुड्स काउंट होंगी। ये बात आप देख लेना कि इसमें क्या होता है, बीओटी इंक्लूड द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स आती है, ना कि सर्विसेज, बस ये अलग से निकालते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलग से निकाला जाता है। तो बीओ आपको पूछ रहे बैलेंस ऑफ ट्रेड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बस आपको गुड्स वाला बताना है, यही एग्जाम्पल है। करंट अकाउंट में एक ही एग्जाम्पल है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, कन्फ्यूजन नहीं होनी है। बीओपी नॉट ओनली एट द सर्विसेज भी, देखो बीओपी के अंदर सर्विसेज भी होती हैं, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र पेमेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ कर कैपिटल एफडीआई भी सब कुछ होते हैं, पर नहीं, बीओटी जो होता है वो ओनली गुड्स के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है, ये वाली चीज़ है। हम चलते हैं अपने हिंदू न्यूज़पेपर पर, हिंदू पे आते हैं तो आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ आती है आपकी, ये बस ये नाम रखना, पेगासस स्पाईवे। इसने क्या किया भाई, बच के इसने क्या किया, बहुत सारे अपोजिशन लीडर के, इवन मिनिस्टर्स के, इवन आपके जर्नलिस्ट के, सबके इसने स्पाई मार रखा था। सबके ये मतलब अपने फ़ोन को, मतलब उनके फ़ोनों को मतलब क्या ट्रेस कर रहे थे। तो ये कोई रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि कोई नहीं बच रहा, सबकी चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं। अब आता है FATF के बारे में, ओरली बता देता हूँ उसके 4-5 पॉइंट जो आपको पूछे जाएंगे। FATF जो है वो G7 जो कंट्री हैं उनका इनिशिएटिव था, इन्होंने बनाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैकल किया जा सके पूरे वर्ल्ड में, मनी लॉन्ड्रिंग को। 1989 में इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो 1989 में बनाया गया था। 2001 में इसमें क्या ऐड कर दिया गया था, जो आपकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया था 2001 में। तो इनिशियल फॉर्मेट जो हम टेररिस्ट को फाइनेंस देते हैं वो इसमें नहीं था, ठीक है ना। तो G7 का इनिशिएटिव था, अभी फिर इंडिया ने इसमें बाद में ज्वाइन किया, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है ना। रिसेंटली इसमें 39 या 38 मेंबर है, ये आप देख लेना, तो आपको याद पता लग गया। 1989 में इसको बनाया गया था, किस चीज़ के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल किया जा सके, G7 कंट्री ने बनाया था। पर बाद में देखते देखते 2001 में इसमें जो आपका टेरर फाइनेंसिंग थी उसको भी ऐड कर दिया गया, इंडिया भी इसका मेंबर है, और रिसेंटली 39 मेंबर है। इसमें 2 तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है और भी बहुत सारी कंट्री हैं, 22-23 कंट्री हैं। पर ब्लू लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट है उसमें कुछ 2-3 कंट्री हैं। आपको याद है शायद, एक नॉर्थ कोरिया है और एक कंट्री और है, वो आपको कमेंट में बताना है कौन सी कंट्री है। एक तो नॉर्थ कोरिया है, मैंने आपको बता दिया। फिर लोकपाल येट टू
गेट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, लोकपाल बिल आया 2013 में, उसके लिए एक ऑम्बुड्समैन है जिसमें आप एंटी करप्शन के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो लोकपाल क्या है कि एपेक्स इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन, उसे ऑफिसर अपॉइंट करना था, डायरेक्टर अपॉइंट करना था, वो अभी तक नहीं किया, उसको अपॉइंट किया जाए। अकॉर्डिंग टू द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, देयर शैल बी ए डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी not below the rank of joint secretary of the government of India shall be appointed the central government to conducting the preliminary inquiry referred to the, जो CVC के पास लोकपाल का केस भेजता है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसके पास केस भेजता है, उससे पहले एक इंक्वायरी डायरेक्टर करेगा, जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा वो इंक्वायरी करेगा। वो अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। वो कैसा होना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी के मतलब रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, उससे बिलो तक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा है। तो मैं आपको लोकपाल के बारे में बताऊँगा। दूसरी न्यूज़ आती है हल डेवलप करेगा एडवांस लाइट, जो M3 है, इंडिजीजन डिजाइड बाय द हल। ये हेलीकॉप्टर नाम याद रखो। एक और पढ़ाया था मैंने आपको, रोमियो MS-30 करके रोमियो पढ़ाया था, वो US ने दिया है इंडिया को, तो वो मैंने कल बताया था आपको। ये आपको याद रखना है। फिर वही आ गया मिड डे मील से रिलेटेड। आगे चलते हैं कि भारत नेट, अभी क्या है, कांग्रेस के किसी MP ने या फिर कांग्रेस लीडर ने क्लेम किया है कि जो भारत नेट ऑपरेशन था ना, उसमें कम से कम घोटाला किया गया बहुत बड़ा। और अभी रविशंकर प्रसाद उस टाइम पे मिनिस्टर थे, IB के मिनिस्टर थे, IB की मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर थे। तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वैसा। तो इसमें भारत नेट में क्या था कि 2.5 लाख गाँव को, जो रिमोट कंट्रोल एरिया 2.5 लाख पंचायत है, उनको एक साथ जोड़ना था। बस इतना आप याद रखो, जिसका टारगेट था। अरुणाचल में फ्रेंडली कोर्ट है, ऐसा इसमें बताया गया। आगे चलते हैं। सिविल एस्पिरेंट ने केस किया कि अटैम्प दे दो भैया, ज़रूरत है। फिर ये अफगानिस्तान के ऊपर आ गया, भैया वी वांट पीस इन नेशन एंड द वर्ल्ड, ऐसा मत करो, चीज़ों को संभालो। आगे चलते हैं। फिर नीरज चोपड़ा है, जेवलिंग के हैं, बस नाम याद रखना। आपको फाउल्दा मिल जाए, ये कोई हॉर्स राइडिंग टाइप होता है, जंपिंग वंपिंग उसकी हैं, तो आपको बस याद रखना। डेली नाम आएगा, डेली नाम पढ़ते रहना आपको, क्योंकि ये SSC और स्टेट सर्विस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उनमें बिल्कुल 101% पूछा जाएगा। तो मैं आता हूँ अपने हिंदू के ऊपर। मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ, लोकपाल जो एक्ट है उसके बारे में बताऊँगा 2013 में। द एक्ट अलाउ करता है, सेटिंग करना है आपको एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन, मतलब कि एक शिकायतकर्ता का एक चीज़ बनानी है, एक आदमी को अपॉइंट करना है। वो लोकपाल होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, और लोकायुक्त होना चाहिए वो स्टेट लेवल पे। सेंट्रल ने लोकपाल को नियुक्त कर दिया। आपको लोग जो नए लोकपाल है, पहले लोकपाल है, उनका नाम बताना है क्या है। स्टेट, बहुत सारी स्टेट ने लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया, बहुत सारी स्टेट ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें हैं। लोकपाल क्या है, कंसिडर चेयरपर्सन एंड द मैक्सिमम द 8 मेंबर। एक तो चेयरपर्सन होगा, उसके साथ 8 मेंबर होंगे, पूरा एक लोकपाल यूनिट बनाएंगे सब चीज़ों के लिए। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि कौन बन सकता है, कि लोकपाल विल कवर ऑल द कैटेगरी पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें क्या है कि लोकपाल सबको, लोकपाल के अंदर सब आते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई गलती करेगा ना, वो भी लोकपाल के अंदर आता है, ठीक है ना। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, सब लोकपाल के अंदर आते हैं। बट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, बट द आर्म फोर्स डो नॉट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। आर्म फोर्स वाले नहीं आते, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के लिए। द एक्ट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड द कॉन्फिगरेटिंग द प्रॉपर्टी। अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं, ये भी इसमें है। स्टेट विल हैव टू इंस्टीट्यूट लोकायुक्त, स्टेट को लोकायुक्त बनाना है। द 1 year द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये मतलब कि जैसे ये एक्ट आया 1 साल के अंदर आपको लोकायुक्त अपॉइंट करना, पर अभी तक बहुत सारी स्टेट ने अभी तक नहीं किए हैं, आप देखना। उसके बाद किए तो हटा दिए गए। दैट ऑल्सो इंश्योर, ये करता है कि दैट पब्लिक सर्वेंट हु एक्ट एज द विसिल ब्लोअर आर द प्रोटेक्टेड। जो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है ना, अगर वो किसी के बारे में बताते हैं या फिर कोई भी आदमी किसी के बारे में बता रही है सर ये करप्शन कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, विसिल ब्लोअर, यानी सिट्टी बजाने वाला। जिसने सिट्टी, जैसे रात के चौकीदार आता है ना, सिट्टी बजाता है, जागते रहो, सिट्टी बजा के अलर्ट करता है आपको, तो उसे विसिल ब्लोअर बोलते हैं। जो पर्दाफाश करता है चीज़ों का, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर जैसे मैं ऑफिसर हूँ या फिर मैं कोई आदमी हूँ, मैंने बताया कि सर ये करप्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सबूत है, तो मुझे प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। हु कैन बिकम ए चेयरमैन, कौन बन सकता है चेयरमैन। हु इज़ द अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर कौन कौन है जो सबको किया जा सकता है। आइदर द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे, जो चीफ जस्टिस हो सकते हैं, यानी कि रिटायर हो, या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो कोई भी, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन हो जिसके पास इन सब चीज़ों की नॉलेज और इंटीग्रिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो, उसकी स्पेशल नॉलेज एक्सपर्टीज़ हो, मिनिमम 25 साल का, किसी भी मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, यानी कि 25 साल का कोई एमिनेंट पर्सन, उसके पास नॉलेज है एंटी करप्शन पॉलिसी से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, विजिलेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से, सब चीज़ें नॉलेज है,
बैंकिंग से लॉ से, तो उसको बना दिया जा सकता है लोकपाल, या फिर CJI चीफ जस्टिस को भी बना सकते हैं, ये फॉर्मर है रिटायर, या फिर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी बना सकते हैं। पर इसमें कहीं आपने हाई कोर्ट का नाम नहीं सुना होगा। हाई कोर्ट का क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि स्टेट के अंदर लोकायुक्त है, उसमें भी तो जज चाहिए, उसमें हाई कोर्ट रख देंगे। हु कैन बिकम ए मेंबर? मेंबर कौन बन सकता है? कि 8 मेंबर होते हैं भाई, इसके 8 मेंबर होते हैं। हाफ विल बी द जुडिशियल मेंबर, इसमें से 4 तो होने चाहिए जुडिशियल, जज होने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब आ जाएंगे इसमें, सब आ जाएंगे सारे, देखो इसमें। और जो बाकी के 4 होने चाहिए, वो एक SC होना चाहिए, एक ST होना चाहिए, एक OBC होना चाहिए, एक माइनॉरिटी से होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। अब आप पूछोगे 4 तो ये हैं, 5 आपने यहाँ बता दिए, तो भाई कैसे बन जाएंगे? तो 9 हो गए। सुनो ना, अभी जज में एक SC वाला भी तो हो सकता है, इस जज में एक ST वाला भी तो हो सकता है, इस जज में एक OBC वाला भी हो सकता है, एक माइनॉरिटी वाला भी बना सकते हो, एक वुमेन भी बना सकते हो आप जज जो है, इसमें भी आप वो भी काउंट किए जाएंगे। द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल शुड बी आइदर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, पर चीफ जस्टिस नहीं है हाई कोर्ट के फॉर्मर, क्योंकि ऊपर आ गया। जज इसमें भी हैं। जुडिशियल मेंबर शुड बी द एमिनेंट पर्सन, उसके पास नॉलेज हो 25 साल की, जो मैंने बता दिया, सेम है इनके लिए भी। पर इसमें से जो मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस नहीं आएगा इसमें, चीफ जस्टिस ऊपर वालों में आएगा, और ऊपर वालों में हाई कोर्ट के जज नहीं आएंगे। तो आपको ऐसा याद रखना है। आगे चलते हैं। हु कैन नॉट बिकम ए चेयरमैन? कौन नहीं बन सकता भाई चेयरमैन? कोई MP MLA पर्सन हो, कन्विक्टेड हो जाए ऑफ एन ऑफेंसिव इन्वॉल्व द मोरल ट्रिबिलिटी लेस देन 45 ईयर ऑफ एज, द मेंबर ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, मतलब जो करप्शन में लुप्त हैं, चीज़ें हैं, वो इसके चेयरपर्सन नहीं बन सकते। कैन नॉट बिकम चेयरपर्सन। या MP MLA बिकम द कन्विक्टेड एंड ऑफेंसिव इन्वॉल्व द कोई मोरल मतलब कि ट्रिब्यूटी लेस देन 45 ऑफ ईयर एज, मेंबर ऑफ द पंचायत इन म्यूनिसिपैलिटी, ए पर्सन हु इज रिमूव डिसमिस फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट, ए पर्सन हु होल्ड द ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, प्रॉफिट का ऑफिस उसने ले रखा है, ठीक है ना। ही वुड बी नीड टू रिजाइन फ्रॉम द लोकपाल, ए पर्सन हु इज एप्लीकेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी करियर इन द सेम बिजनेस प्रोफाइल। इन सब चीज़ों मतलब कहीं ना कहीं अटैच है किसी चीज़ से, तो वो नहीं बन सकता। अब ऑफिस का टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? ठीक है भाई, 5 साल के लिए बनेगा, 70 साल की एज तक बनेगा, ये आपको याद रखना है। सैलरी अलाउंसेज जो होंगे, सब कुछ होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर के इसके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मेंबर जो होंगे उसके, उनके जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, पेंशन, ऑलरेडी गेटिंग द पेंशन बिकॉज द फॉर्मर जज है, पेंशन तो ऑलरेडी मिल रही होगी ना उन्हें। कोई फॉर्मर जज को रिटायर्ड जज को बनाएगा तो रिटायर्ड जज की पेंशन तो ले रहा होगा, तो वो भी है। इक्विवेलेंट पेंशन अमाउंट द डिडक्टिंग फ्रॉम द सैलरी, तो ये अगर कोई नहीं है जज वज पेंशन नहीं मिल रहा उसको दे सकते हैं। सोर्स ऑफ द सैलरी कहाँ से आएगी? लोकपाल की तो मेंबर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, लोकायुक्ति स्टेट के फंड से आएगी। इफ द चेयरपर्सन इज डाई इन द ऑफिस द रिसाइन फ्रॉम द पोस्ट, द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द सीनियर मोस्ट मेंबर। अगर किसी वजह से डाई हो जाता है चेयरपर्सन या रिज़ाइन कर देता है, तो प्रेसिडेंट, आप याद रखो, प्रेसिडेंट किसी भी सीनियर मोस्ट मेंबर को, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसे चेयरपर्सन बना देगा अनटिल द न्यू अपॉइंटेड, कोई जब तक नहीं बनता। अगर नहीं कर पाता, सर्टेन फंक्शन से वो काम नहीं कर पाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इज एन जॉब डन बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर। अगर मुझे बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ, चेयरपर्सन हो, तो कौन करेगा मेरा काम? क्योंकि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा। जुडिशियल एंड द पावर, जो लोकपाल की पावर होती है, पावर ऑफ द सुप्रीडेंसी एंड द डायरेक्शन ओवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग द CBI फॉर द केस रेफर्ड टू बाय द, मतलब CBI को भी केस दे सकते हैं। एज पर द लॉ एक्ट, लोकपाल कैन समन और द क्वेश्चन एनी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना, अपने तरीके से प्राइमरी जो फेशियल केस अगेंस्ट द पर्सन वो भेज सकते हैं। इवन बिफोर एन इन्वेस्टिंग एजुकेशन सच ए विजिलेंस CBI हैज़ बीन बिगन द प्रोब, मतलब उनकी प्रोब भी चल रही है तो उनसे पहले वो भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भेज सकते हैं। एनी ऑफिस ऑफ द CBI इन्वेस्टिगेटिंग ए केस रेफर टू द लोकपाल शैल नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। कोई भी केस है, कोई ऑफिसर है, कोई ऑफिसर ऑफ द CBI इन्वेस्टिगेशन ए केस रेफर टू इट बाय द लोकपाल, कोई लोकपाल उसे केस मतलब कि उसे रेफर कर रहा है, शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द लोकपाल, वो केस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा लोकपाल के अप्रूवल के बिना। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट विद इन द 6 मंथ, देखो 6 मंथ के अंदर। हाउ एवर लोकपाल लोकायुक्त ऑल्सो एक्सटेंड द 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ और 6 मंथ, 6 मंथ में आपको कंप्लीट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 6 मंथ और मिल सकते हैं, आपको उसका रीज़न देना होगा 6 मंथ आपको क्यों चाहिए एक्सटेंड करने का, रिटर्न में देना होगा। स्पेशल कोर्ट होती है इनके लिए जहाँ पर ट्रायल इनके चलते हैं। अब एम्बिट में कौन कौन आता है, इसके घेरे में कौन कौन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। PM आता है, मिनिस्टर्स आते हैं,
MPs आते हैं, ABCD ग्रुप के एम्प्लॉयज़ आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऐसा याद रखना। स्टेट में लोकायुक्त में आएंगे। अगर पीएम की कुछ स्पेशल कंडीशंस है, अगर पीएम को इसके अंदर रखना है, किसी ने कंप्लेंट की पीएम के खिलाफ कि इन्होंने करप्शन किया, कुछ भी किया, तो लोकपाल शैल इंक्वायरी केस टू द इंक्वायरी टू बी कंडक्ट इन टू एनी मैटर। पहले इंक्वायरी की जाएगी ऐसा है या नहीं है, इन्वॉल्व है या जो आपने क्वेश्चन है कनेक्टेड है उस चीज़ से, पहले इंक्वायरी की जाएगी। अगर एलिगेशन पाए गए तो करप्शन मेड द कंप्लेन, फिर ठीक कंप्लेन लिखी जाएगी। सर्टेन कंडीशन विल बी अप्लाई, द एक्ट डज नॉट अलाउ लोकपाल इंक्वायरी इफ़ द एलिगेशन अगेंस्ट द पीएम रिलेटेड टू द इंटरनेशनल। अगर कोई एलिगेशन पीएम के ऊपर लगाए गए हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से है, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से है, या फिर पब्लिक ऑर्डर है, या फिर एटॉमिक या स्पेस, क्योंकि ये एक संवेदनशील चीज़ है। इसमें कहते हैं कूटनीति के लिए कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी करनी पड़ती है। कोई आपको पाकिस्तान को चकमा देने के लिए आपको कुछ और चाल भी चलनी पड़ेगी। इट मे बी वो चाल कैसी भी हो सकती है, बहुत सारे तरीक़ों की चाल हो सकती है, तो आपको वो चीज़ सारी याद रखनी है। तो उसमें थोड़ा आपने किया होगा ऊपर नीचे, इन सब चीज़ों पर आपको लोकपाल के अंदर आप नहीं कंप्लेन कर सकते। ऑल्सो द कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम इज़ नॉट प्रूव अनलेस द फुल लोकपाल बेंच कंसिडर, यानी कि 8+ चेयरमैन ये सारे बैठेंगे और बात करेंगे, ठीक है। जब ये मेजॉरिटी हो जाएगी, 2/3 मेंबर बोलेंगे, अप्रूव कर देंगे हाँ करो इनके खिलाफ, यानी कि 9 है, एक तो लोकपाल हो गए खुद और 8 मेंबर हो गए। जब इसमें 2/3 यानी कि कम से कम 4 से ज़्यादा, मतलब कि 4 से 5 से आधे से तो ज़्यादा ही होगा ना, 4.5 5 6 7 मेंबर बोल देंगे, 6 मेंबर बोलेंगे हाँ करो इंक्वायरी इनके, तो ही इंक्वायरी प्रोसीड की जाएगी। सच ए इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू बी हेल्ड ऑन कैमरा, कैमरे के सामने होगी, जो भी उनसे बात पूछी जाएगी। इफ़ द लोकपाल कम द कंक्लूजन दैट द कंप्लेंट डिजर्व द डिसमिस, अगर लोकपाल को फिर भी लगा कि कंप्लेंट डिसमिस कर दो, लोकपाल को कंप्लेंट डिसमिस कर देता है। द रिकॉर्ड ऑफ द इंक्वायरी आर नॉट बी पब्लिश मेड अवेलेबल टू एनीवन, वो रिकॉर्ड नहीं दिए जाएंगे, इनकी क्लोज कैमरे में चीज़ें होती हैं। लोकपाल इटसेल्फ ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ द लॉ, दैट ऑल्सो इंक्लूड द लोकपाल ओन मेंबर अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। द चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिस एम्प्लॉयज़, ये सब चीज़ें एक तरह से आते हैं, परसुइंग होती है। फिर इट शैल बी द पब्लिक सर्वेंट इन द आउटसाइड द इंडिया, क्लैरिफाई द कंडीशन, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ उन्होंने मिस कर दी है, जो मुझे दिख रहा है, शायद मैंने मिस कर दी, इन्होंने नहीं, मैंने मिस की है। इसमें एक चीज़ मिस कर दी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है लोकपाल का, ये आप सोचना कितने मेंबर होते हैं। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पीएम होंगे उस कमेटी के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उस कमेटी के अंदर, उस कमेटी के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या फिर वो किसी एमिनेंट पर्सन को अपनी नाम पे भेजते हैं कि जज साहब आ रहे हैं, मैं इन्हें भेज रहा हूँ, इनको रख लो, वो होंगे। या फिर आपके एक और हो सकता है, 4-5 मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, पीएम होंगे, शायद लोकसभा के स्पीकर होंगे, वो भी हो सकते हैं। तो ये सारे होते हैं, आप एक बार देख लेना, 4 या 5 आदमी हैं, 4 या 5 है, 3 तो नहीं है पक्का, 4 या 5 है, तो आप एक बार देख लेना, या फिर मैं कल क्लेरिफाई कर दूंगा इस चीज़ को लोकपाल में। ये चीज़ इन्होंने छोड़ दी है, मतलब मैंने छोड़ दिया। फिर ये ओपेक नेशन के बारे में आया कि ओपेक कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, ओपेक क्या बना, नॉन ओपेक क्या है, क्योंकि अभी पूरा ट्रेड चल रही है। वो कह रहे हैं सप्लाई बढ़ाओ, वो कह रहे हैं सप्लाई बढ़ाओ, कोई उनकी सप्लाई कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, तो ओपेक प्लस वाले बोलते हैं नहीं आपको सप्लाई बढ़ानी चाहिए, असर पड़ता है देशों पे। तो नॉन ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, ओपेक प्लस में कौन कौन सी आती है, जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है ना, और वो ओपेक प्लस कंट्री में आती हैं, जिनको ओपेक से बाहर रखा गया या ओपेक में नहीं काउंट किया गया। तो ओपेक प्लस में कौन सी है, अज़रबाईजान। अज़रबाईजान आप कहीं ना कहीं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अज़रबाईजान मुझे मैप याद है पूरा, ये आपका टर्की है, ये रहा अज़रबाईजान, यहाँ पे आपका अज़रबाईजान, ये रहा ना, और आपका ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ईरान से टच, यहाँ पे आपका बिल्कुल रामसर है जगह। तो यहाँ पे ये कौन सा है, बाकू, अज़रबाईजान, यहाँ पे है आपका अज़रबाईजान, ठीक है, अज़रबाईजान हो गया। उसके बाद बहरीन हो गया, बहरीन पूरा आपका यहाँ से आएगा, बहरीन यहाँ पे आएगा, बहरीन कुवैत के पास, बहरीन, इसको नहीं रखा गया अंदर। उसके बाद आता है आपका ब्रुनई, ये तो आपको पता ही है। फिर कजाकिस्तान, ब्रुनई इधर है, इधर आपके इधर के साइड है, इधर के साइड ब्रुनई। फिर मलेशिया हो जाता है, मैक्सिको हो जाता है, ओमान हो जाता है, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये सारे कुछ हैं, ये सारे हैं। पर ये जितनी कंट्री हैं ये ओपेक की कंट्री हैं। 2 आती हैं आपकी साउथ अमेरिका से, इक्वाडोर, वेनेजुएला। ये तरीका होता है याद करने का कि आपका अफ्रीका, पहले साउथ अमेरिका की बताओ, उसके बाद 2 कंट्री आती हैं थोड़ी आपकी अफ्रीका से आती हैं, ये कंट्रियाँ अल्जीरिया, लीबिया की निगर, उसके इक्वाटोरियल गुनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, गैबॉन। फिर
फिर जितने भी आपकी गल्फ़ कंट्री हैं, ईरान हो गई आपकी, उसके बाद आपकी कुवैत हो गई, इराक हो गई, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म से याद किया हुआ पर मैं बता नहीं सकता, वो थोड़ी अलग टाइप की शॉर्ट फॉर्म है, उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं इसके लिए आपको कुछ अच्छी शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा आपको बताने के लिए, ये आता रहेगा न्यूज़ में। तो ये ओपेक प्लस नेशन है कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बद्दाक के अंदर इसको बनाया गया था, बद्दाक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी बोला जाए 1960 में, तब ये बना था। बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला ने मिलकर ये बनाया था। एम क्या था कि मैनेज करना सप्लाई को, कि वर्ल्ड में हम कितने रुपए में बेचेंगे, सब एक साथ बैठोगे ना तो अपने आप डिसाइड करोगे हम 100 रुपये में क्रूड ऑयल रखेंगे, 40 में रखेंगे। तो ऐसे ये बनाया गया था प्राइस ऑल को फिक्स करने के लिए। और इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रेलिया वियना में, देखो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट भी नहीं है। ओपेक जो मेंबर है ओपन टू एनी कंट्री, पर सस्टेनेबल वो एक्सपोर्टर होना चाहिए ऑयल का, आइडियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। गैबॉन जो टर्मिनेटेड कर दिया गया था उसकी मेंबरशिप से 1995 में, दोबारा से रीजॉइनिंग किया गया था 2016 में, और 2019 में ओपेक में 14 मेंबर कंट्री हैं, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, आपको कोंगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, और इसका जो मेंबर है ये सारे इसके मेंबर हैं। हल मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर आपको ये बता ही चुका हूँ, आपको पेगासस स्पाई याद रखना, इजराइल है, इजराइल का है। उसके बाद कैलकुलेटिंग ऑफ द लॉकडाउन में बता चुका हूँ इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। उसके बाद टॉलरेंट बता ही चुका हूँ, रिलीजन के ऊपर जो भी इशू है, क्या क्या सोचते हैं, साउथ इंडिया का अलग प्रोस्पेक्टिव है इन कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। फिर मैं बताता हूँ हेल्थ, ये 2 चीज़ रह गई हैं बस। ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ऊपर भी इंडियन एक्सप्रेस का है ये हेल्थ केयर इंडिया। ये मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के बारे में कि जो इंडिया में हेल्थ केयर फॉर ऑल, अभी क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। देखो हम क्या थे कि हमारे इंडिया में क्या चक्कर है, आज तक हेल्थ के ऊपर कभी भी वोट नहीं मांगे गए। इवन बिहार में इलेक्शन से उसके बाद भी कहीं ना कहीं भी हेल्थ की बात नहीं की गई। देखो ये लिखा है ना, इलेक्शन के टाइम में एक सर्वे कराया गया, उसमें 1% लोग वोट करते हैं हेल्थ के नाम पे, कंसिडर ऑफ द वोटिंग वाइल वोटिंग, सोचते हैं कि हेल्थ अच्छी हो। 1% लोग, 99% लोग क्या सोचते हैं, हिंदू मंदिर, ये मस्जिद, ये सब इनके बारे में सोचते हैं। तो आप बताओ हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी। 1% लोग सोचते हैं जो प्राइमरी चीज़ है हेल्थ एजुकेशन, वो 1% लोग सोचते हैं, वोटर इस सोच को करते हैं। पर कहीं ना कहीं लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन बदली है। फिर ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है आफ्टर पेंडेमिक बदली हो। बिहार के 2000 इलेक्शन हुए, बिहार के 2020 में लास्ट में इलेक्शन हुए, अभी जो बिहार के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन कंडक्ट किए गए, उसके बाद लोगों ने क्या सोच के वोट दिया कि ये सोचा आपने। तो ये सोचना चाहिए कि बेसिक नीड को सोचना चाहिए। और जो 55% लोग ये मानते हैं कि जो हेल्थ केयर है ना, बेसिक आपकी हेल्थ केयर है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो 55 मानते हैं, उसमें से 50% भाई बिल्कुल होनी चाहिए कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर 12% मानते हैं, तो 50% मानते हैं, ये बात याद रखो। जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है ना वोट करने की, रिसेंटली जो असेंबली हुई थी, मतलब ठीक है आपने देखा होगा कि 1% लोग हेल्थ के ऊपर मानते हैं, आसाम में 1%, वेस्ट बंगाल में इतने परसेंट, इतने परसेंट ये लोग मानते हैं। तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, अब थोड़ा 1% लोग कहने लगे हाँ हेल्थ भी ज़रूरी है। तो देख लो आप कितना मानते हैं लोग। उसके बाद जो हेल्थ सर्विसेज है कि जैसे लोगों के वॉकिंग, मतलब मेरे घर से 10 कदम दूर पे ही जो चीज़ें हॉस्पिटल है, नहीं मेरे सिटी से 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, तो ऐसे 45% जो लोग हैं ओवरऑल जिनके 10 कदम में वॉकिंग डिस्टेंस ही हॉस्पिटल होता है, ठीक है ना, ऐसे 43% यानी 50-50 मानो दोनों में, कि ऐसे लोग हैं जिनके वो न जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए ऐसा। अब इन कम्पेयर टू रूरल एरिया देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि पास में 63% है, अर्बन में तो 87% ठीक है, और जो उनके वॉकिंग जो रूरल एरिया में बहुत कम है। आपको पता ही है रूरल में हॉस्पिटल ही नहीं होते तो वो देसी दुकान होती है और उन्हें जाना ही पड़ता है। तो 50% उनके आसपास इसमें यही बताया गया। अब ये बात करते हैं कास्ट और कम्युनिटी की। इसमें बताया जाता है फैमिली गोन विदाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट इन लास्ट 1 ईयर टेकिन ए लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आप खुद बताओ कौन सी फैमिली डॉक्टर पास नहीं जाएगी जो बीमार पड़ेगी। लास्ट रिसोर्ट में कौन जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो सोचते हैं कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाए, वो लास्ट रिसोर्ट में जाता है। तो कौन सी कैटेगरी आएगी, मुस्लिम हो गए, एसटी कम्युनिटी हो गई, देखो 50%, 45%, एससी हो गए, ओबीसी हो गए बैकवर्ड, अपर जो होते हैं वो 36%, उसमें भी क्योंकि अपर में भी बहुत सारे होते हैं, वो 36%। अब लोन ज़्यादा कौन लेंगे कि लोन तो सब इक्वली लेते हैं भाई, बीमारी के हिसाब से लोन तो सब इक्वली ले रहे हैं ओवरऑल। जो एससी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, तो ऐसा देखा गया। इकोनॉमिकल क्लासेस जो पुअर है वो 51% लोग बचते हैं डॉक्टर के पास जाने से, लोन भी कम लेते हैं। जो रिच होते हैं वो 33% सोचते हैं नहीं जाएं। वो एक मेंटलिटी होती है कि डॉक्टर से बचाओ, पहले अपना इलाज खुद करने की सोचो। और जो उसमें 70% लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाने की
थिंक करते हैं। तो ये सारी इसमें बात बताई गई है। फिर एक हबल टेलीस्कोप है, नासा का वो टेलीस्कोप है, और उसे कहाँ स्पेस में सेफ मोड में रखा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें, वाई द हबल सेफ मोड, क्योंकि उसका जो PUC है, पब्लिक कंट्रोल यूनिट जो है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पेलोड वेलोड उसके लिए कंट्रोल में रखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हबल, इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तरह से जो एस्ट्रोनॉमर है एडविन हबल, इनके नाम पे रखा गया है, और ये जैसे ऑब्जर्वेटरी है इन द फर्स्ट मेजर जो टेलीस्कोप है इन द प्लेस द स्पेस के अंदर इस टेलीस्कोप को स्टेबल किया गया कि मैंने जो चीज़ें डिस्कवरी कर सकता है, बहुत सारी डिस्कवरी कर सकता है। लॉन्च किया गया था, मतलब अप्रैल 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये गैलीलियो टेलीस्कोप से एडवांस लेवल का ये है। आपको ये भी सोचना है, इसमें बहुत सारी रिसर्च देखी है, जो स्कूल बस होती है उससे कहीं ना कहीं बड़ा है, जो नासा को अलाउ करता है, एनीवन नासा अलाउ करता है कि एनीवन फ्रॉम द पब्लिक टू रिसर्च द हबल डाटाबेस, जो उसका डाटा जो लेके आता है ना, वो सबको अलाउ करता है, नासा सब देख सकते हो। उसमें क्या कि वो क्या लेके आता है, बहुत बहुत सितारे से लेके आता है, सितारों के फ़ोटो होते हैं, मतलब कि वो जो स्टार्स होते हैं, तो किसी को भी दे देते हैं। आप काउंट करो कि कौन सा स्टार अलग सा लग रहा है आपको, तो कैप्चर जो गैलेक्सी में सो रहा है नोटिफाई करो कौन सा स्टार है, ये है क्या नहीं है, तो किसी को भी डाटा दे देते हैं। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी रिलेटेड टू आपका हिंदू से रिलेटेड और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब शेयर किया करें। अगर आपको वीडियो देखनी है तो 1.5 करके आप देख सकते हैं। स्पीड में जाने के लिए मेरी कोशिश रहती है आपको हर चीज़ कराई जाए, और मैं डेली बेसिस पे पूरी अपलोड कर देता हूँ वीडियो, और भी उसके नोट्स वोट सब मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खुश रहें, सेफ रहें।